Good morning, students. From today, we are going to start our next topic, that is the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum, which means that अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो टोटल मोमेंटम रहता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मतलब इनिशियली उसका जो मोमेंटम होगा वो उसके फाइनल मोमेंटम से सेम होगा। राइट, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। सो कैसे एक सिस्टम का ओवरऑल मोमेंटम जो है वो सेम रहता है और जो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, दिस थिंग वी आर गोइंग टू प्रूव हियर। ओके, so how we are going to prove it? For this, first of all, let us consider the two objects A and B. Let A and B be the two objects. Mass of A be m1 and mass of B be m2, right? And they are moving with the velocities u1 and u2. दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास हमने मान लिया m1 m2, वो दोनों u1 और u2 की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सपोज u1 वेलोसिटी ज्यादा है u2 से, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा। राइट, ये जो सिचुएशन है ये बिफोर कोलिजन की है। अब जैसे ही इन दोनों में कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद ये A ये B, इनके मास में तो कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। राइट, दो बॉल्स हैं, वो दो बॉल आपस में एक दूसरे से टकराने के बाद भी उनका जो मास है वो उनके पहले वाले मास जितना ही रहेगा, लेकिन उनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। राइट, आई होप द फिगर मस्ट बी क्लियर टू यू। आपने दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए, दोनों का मास और वेलोसिटी। कोलिजन के बाद उनका मास तो सेम रहेगा लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। राइट, नाउ अब इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा। बॉल ए का मोमेंटम, और बॉल ए का मोमेंटम कितना, m1 u1 प्लस बॉल बी का मोमेंटम, बॉल बी का मोमेंटम कितना, m2 u2। ये हो गया पूरे सिस्टम का मोमेंटम कब, कोलिजन से पहले। राइट, सिमिलरली कोलिजन के बाद जब उनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो गई है रिस्पेक्टिवली, तो उस केस में टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो हो जाएगा m2 v1 प्लस m1 v1 plus m2 v2. This will be the total momentum after collision, right? So here we have got the two equations, that is the before collision वाला total momentum और after collision वाला total momentum, right? Now obviously बात है स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों के collision की बात कर रहे हैं तो बॉल 1 सेकेंड बॉल पर कोई फोर्स लगाएगी। राइट, अगर हम इन दोनों को बॉल मान लें या ऑब्जेक्ट्स मान लें तो फर्स्ट वाला सेकेंड वाले पर कोई फोर्स लगाएगा, और न्यूटन के थर्ड लॉ से हमको पता है कि सेकेंड वाला भी फर्स्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। डिफरेंस केवल क्या होगा, दोनों का जो फोर्स है उनका डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होगा। F21 इज डिनोटिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2। राइट, फर्स्ट वाली बॉल सेकंड पे जो फोर्स लगा रही है उसको हम F21 से डिनोट करेंगे, और सेकंड बॉल फर्स्ट पे जो फोर्स लगा रही है उसको हम F12 से डिनोट करेंगे। राइट, आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ ऑल्सो एक चीज हमने डिस्कस की थी कि जो इम्पल्सिव फोर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम। राइट, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको इम्पल्स बनाने के लिए दोनों साइड डेल टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। राइट, और फोर्स इंटू डेल टी, फोर्स इंटू टी को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये टी एज इट इज
इस एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई टी, और ये t एज इट इज और t से t कैंसल। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ mv माइनस mu, और आई कैन राइट इट एज चेंज इन मोमेंटम, राइट। mv माइनस mu का मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। सो आई कैन राइट दिस f del t as the change in momentum। तो इस F21 del t को मैं लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ B। इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ B। क्यों B? क्योंकि 1 ने 2 पे फोर्स अप्लाई किया है। तो जब बॉल 1 ने बॉल 2 पे फोर्स अप्लाई किया है तो फोर्स किस पे अप्लाई हुआ, 2 पे, जिसके कारण मोमेंटम किसका चेंज होगा, 2 का या B का, राइट। सिमिलरली आप लिख सकते हो F12 del t इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ A। इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ A। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सेकेंड बॉल ने फर्स्ट बॉल पे कोई फोर्स एक्सर्ट किया, जिसके कारण जो मोमेंटम चेंज होगा वो किसका होगा, A का, ना कि B का, राइट। ऑल्सो अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम ऑफ B की, सो F21 del t चेंज इन मोमेंटम ऑफ B। तो B का मोमेंटम पहले क्या था, मोमेंटम में चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके। तो बाद वाला B का मोमेंटम क्या था, इट इज m2v2, और इनिशियल वाला मोमेंटम क्या था, दिस इज m2u2, राइट। ये इनिशियल मोमेंटम था m2u2 और बाद वाला मोमेंटम था m2v2। तो हमने चेंज कैसे कैलकुलेट किया, m2v2 माइनस m2u2। सिमिलरली आप सेकेंड वाले फर्स्ट वाले का चेंज इन मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ B एज वेल एज ऑफ A। तो हमारे पास F21 del t की वैल्यू भी है और F12 del t की वैल्यू भी है, और अगर इन दोनों को हम एक इक्वेशन A में पुट कर देंगे, सो वी विल गेट, इन दोनों को हमने उस इक्वेशन में पुट कर दिया, एंड ऑन पुटिंग दैट वी विल this will be equals to m2v2 minus m2u2 is equals to minus m1v1 minus m1u1, right, and that is of minus। तो यहाँ पे जो दोनों चीजें हैं वो प्लस की हो जाएंगी, राइट, क्योंकि ब्रैकेट के F12 del t जो है वो माइनस का है, दैट्स वाई जो सारी चीजें हैं वो माइनस की हो जाएंगी और अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो वी विल गेट दिस वन इज ऑफ माइनस एंड दिस वन इज ऑफ प्लस, राइट। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। नाउ m1v1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2, और m1v1 प्लस m2v2 को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। So we can write final momentum is equals to initial momentum, and since final momentum is equals to initial momentum, तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी था कि पहले जो मोमेंटम है बाद वाला मोमेंटम भी सेम होगा अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो, राइट। वही चीज हमने यहाँ पे प्रूव भी की है कि जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है और ना तो बाहर से मोमेंटम ऐड होगा ना ही कोई मोमेंटम में कमी आएगी। हाँ, ये चीज पॉसिबल है कि अगर मास इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मास इंक्रीज हो, इट मे बी द पॉसिबिलिटी, बट जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, राइट। आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now we are going to solve some numericals that are based on this conservation law. Now one question is being given to you here. A block of mass 2m moving with velocity 3v, right? एक ब्लॉक है
जिसका मास आपको गिवन है दैट इज 2m, राइट। हम साथ साथ में लिखते हुए चलते हैं जो चीजें हमारे पास गिवन है। तो एक बॉडी का मास जो कि हमको गिवन है 2m, आई हैव रिटन इट हियर, मूविंग विद द वेलोसिटी 3v, उसकी वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है 3v, कोलॉइड्स विद द अनदर ब्लॉक ऑफ मास m, वो एक दूसरे मास के साथ कोलॉइड करता है जिसका मास आपको दिया हुआ है 1m या सिंगल m आपने लिख दिया, जो कि रेस्ट में है। तो जब वो रेस्ट में है, अच्छा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तो हम इसको u से डिनोट करते हैं, रेस्ट में है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है 0v। नाउ आफ्टर कोलिजन दे स्टक टुगेदर, अब क्या हुआ, उन दोनों में कोलिजन हुआ, और जब उन दोनों में कोलिजन हुआ तो वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टक हो गए, एक दूसरे के साथ चिपक गए, राइट। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए। एक जेली का एग्जांपल ले सकते हैं, दो जेलीज आपस में टकराई और वो कोलिजन होके एक ही जेली बन गई, राइट। अब वो सिंगल वेलोसिटी से मूव करेंगी, तो हमको निकालना है कि फाइंड द वेलोसिटी, जिस सिंगल वेलोसिटी से वो मूव करेंगी उसकी आफ्टर कोलिजन, उसकी हमको वेलोसिटी निकालना है, दैट इज हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर, द क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो हम जानते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ, दोनों स्टक हो गए, तो जब दोनों स्टक हो गए तो उन दोनों का मास भी जो है वो ऐड हो जाएगा, एंड दे आर मूविंग विद द सिंगल वेलोसिटी दैट इज v, राइट। सो हमने क्या किया, कोलिजन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम पुट कर दिया। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू हो गई 2m, u1 की वैल्यू हो गई 3v, प्लस m2 की वैल्यू हो गई m, u2 की वैल्यू हो गई 0। सिंस u2 मतलब जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, और जब वो रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। m1 प्लस m2 मतलब कि 2m प्लस m कितना हो जाएगा 3m, और v हमको निकालना है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन v एज इट इज, राइट। ये हो जाएगा, ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, m इंटू 0 इज 0, ये हो जाएगा 6mv इज इक्वल्स टू, अच्छा ये कैपिटल V से हम डिनोट कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कैपिटल V हियर, राइट, ताकि ये कैपिटल V और स्मॉल v मिक्स ना हो, इसलिए हम इसको कैपिटल V से डिनोट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3m इंटू स्मॉल v, राइट, स्मॉल v आई एम मेकिंग लाइक दिस, m से m कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2, राइट। सो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, दिस इज इक्वल्स टू द 2v, so the velocity is equals to 2v, so जो आपका कंबाइंड ब्लॉक रहेगा वो इस वेलोसिटी से, दैट इज 2v की वेलोसिटी से मूव करेगा, राइट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से कुछ दूसरे भी न्यूमेरिकल्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, दैट आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओनली, राइट। Now the next topic that we are going to study is rocket propulsion. Okay. Basically आपको पता है कि जो सैटेलाइट्स हैं उनको रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, तो जो रॉकेट्स हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं और क्या मैकेनिज्म होता है उनके द्वारा सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का, that thing we are going to discuss here. So first of all students, let us consider a rocket. राइट, हमने एक रॉकेट कंसिडर किया लाइक दिस। आपको पता है कि जो रॉकेट्स है उसमें इस तरीके के चैम्बर्स होते हैं, राइट। लेट दिस बी द फर्स्ट चैम्बर, ये सेकंड चैम्बर और ये थर्ड चैम्बर, और यहाँ पर एक एक्सप्लोजिव लगा होता है, दिस इज द एक्सप्लोजिव। और यहाँ पर आपको पता है ऑरिफिस होते हैं, मतलब जो छेद होते हैं और जहाँ से गैसेस जो हैं वो बाहर निकलती हैं। आपने न्यूज़ चैनल्स में फिल्म्स में देखा होगा कि यहाँ से जो गैसेस हैं वो बाहर निकलती हैं और इसको बोला जाता है ऑरिफिस। ये सारे जो हैं ये होते हैं चैम्बर्स, दीज आर कॉल्ड द चैम्बर्स। और ये जो ऊपर आपको ट्राइंगल दिख रहा है, दिस इज द सैटेलाइट।
सो बेसिकली जो रॉकेट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो रॉकेट है वो इस प्रिंसिपल, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, राइट। बेसिकली होता क्या है, इन चैम्बर्स में एयर फिल्ड होती है। तो जब इन चैम्बर्स में एयर फिल्ड होती है तो जैसे ही आपने इस एक्सप्लोजिव को बर्न किया है ना, जैसे ही हम इस एक्सप्लोजिव को बर्न करेंगे, सो ऑब्वियस ही बात है गैसेस को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जिसके कारण वो जो गैसेस हैं उनमें एक्सप्लोजन होगा और जो गैसेस हैं वो बाहर आने की कोशिश करेंगी, राइट। तो होता ये है कि सबसे पहले गैसेस इस थर्ड चैम्बर से बाहर आती हैं, राइट। तो जो गैसेस जब बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से बाहर आती हैं तो डाउनवर्ड की तरफ एक फोर्स लगता है, और न्यूटन के थर्ड लॉ से हमको पता है कि जब डाउनवर्ड कोई फोर्स लग रहा है तो उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा, राइट। और जब गैसेस इतनी ज्यादा वेलोसिटी से नीचे आती हैं तो उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ भी इस रॉकेट पर लगता है, जिसके कारण ये जो रॉकेट है उसको एनर्जी मिलती है और वो ऊपर जाता है, राइट। अब क्या होता है कि जैसे ही ये वाला चैम्बर खाली हो गया, इसकी गैसेस बाहर निकल गई, तो ये वाला चैम्बर अलग हो जाता है। तो जैसे ही ये चैम्बर अलग हुआ तो उस केस में क्या होगा, जो मास है वो कम हो जाएगा, राइट। ऑब्वियसली बात है कि मास कम हो जाएगा, और जब मास कम हो जाएगा तो P इज इक्वल्स टू mv, मोमेंटम की डेफिनेशन से क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि कोई चीज अगर ज्यादा भारी है तो वो धीरे धीरे चलेगी, और अगर हल्की है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जब मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा, और स्टार्टिंग में जब मास ज्यादा था तो वेलोसिटी कम। अब क्या होगा, अब केवल इसमें दो चैम्बर्स बचे हैं। अब केवल दो चैम्बर्स बचे हैं। अब इस दूसरे वाले चैम्बर से गैसेस बाहर निकलने लग जाएंगी। जब ये वाला चैम्बर भी पूरा खाली हो जाएगा तो ये वाला चैम्बर भी निकलकर अलग हो जाएगा, और अब क्या होगा, अब वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई और मास और ज्यादा कम हो गया, राइट। तो अब केवल एक चैम्बर, फिर ये एक चैम्बर, ये वाला चैम्बर भी खाली हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगी, केवल सैटेलाइट। और जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में लॉन्च हो जाएगी और उसके बाद वो ऑर्बिट में ही मूव करती रहेगी। तो इस प्रिंसिपल पे जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया जाता है, और इस प्रिंसिपल पे जो मास है वो, मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या कि जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कैसा रह रहा है, सेम, या जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व्ड। तो इस मैकेनिज्म पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है हमारा रॉकेट प्रोपल्शन, राइट। सो आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है रॉकेट प्रोपल्शन, और यही वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसका। नाउ इसके लिए हम अगर एक डेरिवेशन करें, सो इस रॉकेट का एक्सेलरेशन अगर हम निकालना चाहें तो इसका एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि इनिशियली जो उसका मास था, जो रॉकेट का इनिशियल मास था, दैट इज सपोज टू बी m नोड। हमने मान लिया रॉकेट का इनिशियल मास जो है वो m नोड है, दैट इज अलोंग विद द गैसेस, राइट। और इनिशियली हमने मान लिया कि जो वेलोसिटी ऑफ गैसेस है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गैसेस हमने मान ली u। जो गैसेस हैं वो u वेलोसिटी से बाहर निकल रही हैं चैम्बर्स से, राइट। ये चीज भी हमने कंसिडर कर ली। नाउ जब जैसे जैसे गैसेस बाहर होती जाएंगी तो वैसे वैसे उसके मास में कुछ ना कुछ चेंजेस आता जाएगा, राइट। तो हमने मान लिया कि जितनी गैसेस बाहर निकल रही हैं उनका मास क्या है, डेल m। तो अगर मैं बात करूं एक सेकेंड की, तो एक सेकेंड में कितनी गैसेस बाहर आ जाएंगी, डेल m गैस, राइट। और किसी डेल m बाय डेल t, मतलब मास में चेंज कितना हुआ, डेल m बाय डेल t, ये एक सेकेंड में चेंज हुआ है। अगर हम टोटल टाइम t सेकेंड्स मान लें तो t सेकेंड्स में टोटल कितना चेंज हो जाएगा गैसेस में, दैट इज डेल m बाय डेल t इनटू t, राइट। दिस विल बी द टोटल चेंज इन द मास ऑफ द
गैसेस, जितनी गैसेस बाहर निकली इन टाइम स्मॉल टी, उसमें जो टोटल चेंज होगा दैट विल बी डेल एम बाय डेल टी इंटू स्मॉल टी, राइट। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम मान लेते हैं, अब जब इनकी कुछ गैसेस बाहर निकली हैं तो उसके मास में कोई ना कोई वेरिएशन डेफिनेटली आया होगा, राइट। तो जो वेरिएशन आया दैट इज न्यू मास इज इक्वल्स टू द इनिशियल मास माइनस गैसेस दैट आर इजेक्ट आउट, राइट। जो गैसेस इजेक्ट आउट हुई उसको अगर मैं माइनस कर दूं, उसके मास को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे न्यू मास मिल जाएगा, राइट। नाउ लेट द न्यू मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इनिशियल मास एम नॉट आपके पास है ही सही, जो गैसेस इजेक्ट आउट हुई हैं वो कितनी हुई हैं, डेल एम बाय डेल टी इनटू स्मॉल टी। इतनी गैसेस जो हैं वो इजेक्ट आउट हुई हैं फ्रॉम द रॉकेट, राइट। नाउ एक चीज और आपको पता है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, या मैं ये बोलूं कि रॉकेट का गैसेस निकलने के पहले का मोमेंटम और रॉकेट का गैसेस निकलने के बाद का मोमेंटम सेम रहेगा, राइट। तो आई कैन राइट मोमेंटम ऑफ रॉकेट is equals to the momentum of gases, क्योंकि रॉकेट को जो मोमेंटम मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, गैसेस जिस वेलोसिटी से बाहर आ रही है उसी के कारण उसको अपना मोमेंटम मिल रहा है। तो जो रॉकेट का मोमेंटम होगा वो ही गैसेस का भी मोमेंटम होगा एंड दिस बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर, राइट। हमने मान लिया रॉकेट का मोमेंटम r से डिनोट कर दिया, गैस का मोमेंटम g से डिनोट कर दिया, राइट। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। रॉकेट का मास इनटू वेलोसिटी है, चेंज होती जा रही है जैसे जैसे चैम्बर्स बाहर होते जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज डेल वी। अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस की जो वेलोसिटी है वो u है, गैसेस अपनी नॉर्मल स्पीड से ही बाहर आ रही हैं, गैसेस के मास में चेंज हो रहा है। जो रॉकेट है उसका मास चेंज किसके कारण हो रहा है, गैसेस के कारण। सो जो मास में वेरिएशन आएगा वो गैसेस में काउंट होगा, और जो वेलोसिटी है वो किसकी इंक्रीज हो रही है, रॉकेट की। जो गैसेस हैं वो तो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही बाहर आ रही हैं, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो किस में काउंट होगा, रॉकेट में, राइट। नाउ इस m की वैल्यू, दिस इज कैपिटल M, इस m की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, m नोट माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी इंटू del v as it is del m into u, राइट। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वहां से कैपिटल M की वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर दी है, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव डन। नाउ यहाँ से अगर मैं del v की वैल्यू निकालूं सो आई विल गेट del v इज इक्वल्स टू del m into u बाय m नोड माइनस del m बाय del t into t. This is equals to this will be the total change in velocity or the total velocity of the rocket, but हमको निकालना है उसका acceleration। तो जब हमको उसका acceleration निकालना है तो students we know that acceleration is equals to del v by del t। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड del t से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, मैंने क्या किया, दोनों साइड del t से मल्टीप्लाई कर दिया और इस del t को मैं ऊपर लिख देता हूं, मतलब आई कैन राइट इट एज del m by del t into u divided by m node minus del m by del t into t। So और del v by del t को हम क्या लिख सकते हैं, acceleration। So this will be equals to the acceleration of the rocket. It is quite an important topic. This will be equal to the total acceleration of that rocket when it is moving with certain velocity, that is v here, right। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। ऑल्सो एक चीज यहाँ से हमको निकालनी है, अभी हमने क्या बोला कि जो गैसेस बाहर निकलेंगी रॉकेट से वो रॉकेट पर एक फोर्स अप्लाई करेंगी जिससे कि रॉकेट ऊपर जाएगा। तो ऐसा फोर्स जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। ये चीज आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो।
तो हमको निकालना है कि रॉकेट पर कितना थ्रस्ट वर्क करेगा या रॉकेट पर कितना थ्रस्ट फोर्स लगेगा. दैट थिंग वी हैव टू डिटरमाइन. सो हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट थिंग. थ्रस्ट के लिए जो थ्रस्ट होता है वो बेसिकली एक तरह का फोर्स ही होता है. तो थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. आपके पास रॉकेट का मास भी है और रॉकेट का एक्सेलरेशन भी है, राइट. तो अगर मैं रॉकेट के मास की वैल्यू पुट कर दूं, सो आई विल गेट, मैंने यहाँ पे रॉकेट का मास की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल्स टू एम नोड माइनस डेल एम बाय डेल टी इनटू टी, राइट. दिस इज द वैल्यू ऑफ मास, this is the value of the mass of the rocket that I have written from there. Also जो acceleration है, acceleration कितना अभी हमने निकाला, that is del m by del t into u divided by m node minus del m by del t into t. और अगर आप देखो तो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और हमारे पास थ्रस्ट की वैल्यू आ गई, दैट इज डेल एम बाय डेल टी इंटू यू. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट दैट इज एक्टिंग ऑन द रॉकेट, राइट. रॉकेट पे जो थ्रस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, डेल एम बाय डेल टी इंटू यू. So in this way students you can find out the value of thrust or the force that is being exerted by the gases on the rocket. Okay, this is quite an important topic and it needs practice for you to be perfect in these kind of derivations. Okay, so you should practice it more and more times so that you will be able to solve it by your own. Okay, so our chapter is completed now. In our next class we are going to start our next chapter. Okay, before that एक छोटा सा टर्म है, that is the pseudo force. What do we mean by the pseudo force? Pseudo force या fictitious force एक ऐसा फोर्स होता है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमको ऐसा परसेप्शन होता है कि हम पर कोई फोर्स लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल जब हम झूले में बैठते हैं मैरी गो राउंड, तो जब वो मैरी गो राउंड नीचे आता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम पर एक फोर्स लग रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है. सो ऐसा फोर्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करे बट हमको ऐसा परसेप्शन हो कि हम पर एक फोर्स लग रहा है, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द सूडो फोर्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिक्टिशियस फोर्स. फिक्शन का मतलब ही होता है कोई ऐसी चीज जो कि रियल में एग्जिस्ट ना करे. सो फिक्टिशियस फोर्स का मतलब भी वही, एक ऐसा फोर्स जो कि रियल में एग्जिस्ट ना करे बट आपको ऐसा परसेप्शन हो कि वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द फिक्टिशियस फोर्स. So our chapter is completed now. From our next class we are going to start our next chapter. Thank you.